यूमी और मिजुटो स्टेप सिबलिंग्स बन जाते हैं जब यूमी की मदर यूनी की शादी मिजुटो के फादर मियाकी से हो जाती है। और हालांकि उनके पेरेंट्स इस बात से अनजान है कि यूमी और मिजुटो मिडिल स्कूल में एक दूसरे को डेट कर चुके हैं और इसीलिए वो ये तय करते हैं कि अगर कोई कभी भी एक्स की तरह बिहेव करे तो उसे खुद को छोटा भाई या बहन मानना होगा। और दोनों एक दूसरे को प्रोवोक करने की कोशिश में और यूमी को ट्रिक करके मिजुटो का सरनेम यूज करने पर मजबूर कर दिया जाता है। और स्कूल में कुछ लड़के बस यूमी के करीब आने के लिए मिजुटो के नकली दोस्त बन जाते हैं और मिजुटो की तरफ से गुस्से में और यूमी उससे चिपकते हुए ये क्लेम करती है कि उसे मिजुटो के प्रति ब्रदर कॉम्प्लेक्स है ताकि वो लड़के पीछे हट जाएं। हालांकि यूमी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि गलती से उसके संतरे मिजुटो के हाथ से टकरा जाते हैं और बदला लेने के लिए वो बस एक टॉवल पहनकर उसके पास बैठने का फैसला करती है और यूमी उसे ट्रिक करती है कि वो उसे देखे और ये लगभग काम कर जाता है, लेकिन वो हद पार कर देती है और उसका टॉवल लगभग गिर जाता है। और तभी मिजुटो उसकी मदद करता है ताकि वो ढकी रह सके और हार मानकर वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़खड़ा जाती है और दोनों सोफा में गिरते हैं। और इस सिचुएशन में जब यूमी लगभग बिना कपड़ों के होती है और वो अपना बनाया गया गेम भूल जाते हैं और लगभग एक दूसरे को किस करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स आकर मामला खराब कर देते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन की वजह है कि अब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और स्कूल में मिजुटो के पास कवानामी आता है और कहता है कि वो सिर्फ मिजुटो का दोस्त बनना चाहता है और वो यूमी तक पहुंचने का कोई इरादा नहीं रखता। और फिटनेस एग्जाम के दौरान अकात्सुकी मिनामी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और यूमी उसके साथ बराबरी करने की कोशिश में हद से ज्यादा मेहनत कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी मिजुटो से पकड़ लेता है। और बाद में यूमी अकात्सुकी से ये सीक्रेट रखने के लिए कहती है कि वो स्पोर्ट्स में कितनी खराब है और इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और मिजुटो जानबूझकर यूमी को चिढ़ाता है। हालांकि अकात्सुकी को शक होता है कि वो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। और बाद में यूमी को जुकाम हो जाता है और अकात्सुकी जिद करती है कि वो उसे मिलने आएगी और बुखार में अनकॉन्शियस होकर यूमी को शर्मनाक कहने ही वाली होती है मिजुटो से। पर तभी वो अकात्सुकी को देख लेती है और अकात्सुकी सही अंदाजा लगाती है कि मिजुटो की पहले एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है और सोचती है कि अब जबकि वो अपनी स्टेप सिस्टर के साथ रहता है तो क्या डेटिंग करना अजीब होगा। और वो ये भी पूछती है कि क्या मिजुटो यूमी को एक बहन से ज्यादा समझता है, लेकिन वो इस पर इनकार कर देता है। और यूमी सिर्फ तभी सो पाती है जब मिजुटो उसका हाथ पकड़ता है, जो कि उन्हें याद दिलाता है जब वो डेटिंग कर रहे थे और अगर कोई बीमार होता था तो ऐसा ही करते थे। और कई डिमांड करने के बाद मिजुटो उसे मजबूर करता है कि वो अपना टेम्परेचर दोबारा देखे और जिससे ये पता चलता है कि वो ठीक हो चुकी है, लेकिन उसने बीमार होने का नाटक किया ताकि मिजुटो उसके साथ अच्छा बिहेव करे। और जब वो माफी मांगती है तो मिजुटो उसे माफ कर देता है। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 6 महीने पहले का, जिसमें यूमी बताती है कि कैसे वो मिजुटो के द्वारा दिए गए सामानों की प्रेयर भी करती थी। और प्रेजेंट में यूमी मिजुटो के पैंट्स को सूंघती है और फिर घबराकर उनको जमीन पर गिरा देती है और खुद से ही हैरानी में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और वो डर जाती है कि कहीं वो फिर से अपने पुराने इंट्रोवर्टेड रूप में न लौट जाए। और वो सोचती है कि अगर मिजुटो को ये पता चला तो उसके क्या नतीजे होंगे। और यूमी तय करती है कि वो उन्हें वापस करेगी। और जब सही मौका आता है तो यूमी अपने कमरे से चुपके से निकलती है ताकि मिजुटो के कमरे में जाकर पैंट्स वापस रख सके, लेकिन तब उसे पता चलता है कि मिजुटो भी चाहता था कि वो यूमी का ब्रा वापस लौटाए। और इसके बाद दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं ये तय करने के लिए कि उनके इस अचानक हुए फैमिली मीटिंग में पहले कौन बोलेगा। और यूमी पहले जाती है और बताती है कि ये सब उसकी गलती नहीं थी और वो तो बस अपने पुराने इंट्रोवर्टेड रूप में वापस चली गई थी। और मिजुटो फिर उसे समझाने को कहता है कि उसने पुराने रूप से क्या मतलब निकाला। और यूमी शर्मा कर जवाब देती है कि वो उन चीजों को बहुत संभाल कर रखती थी जो मिजुटो ने उसे दी थी। और ये सुनकर शायद मिजुटो थोड़ा ब्लश करता है, लेकिन वो इस बात से इनकार करता है और अपनी बारी पर मिजुटो बताता है कि उसे लगा कि यूमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी भले ही वो सच बता दे। और जहाँ तक यूमी की ब्रा की बात है, मिजुटो ने बताया कि उसने उसे शावर लेने के बाद ड्रायर में देखा था, लेकिन जब वो उन्हें उठाने गया तो उनके फादर वहाँ पर आ गए। और यूमी मिजुटो की इस बात पर भरोसा नहीं करती और वो इसी से मिलती जुलती कहानी सुनाती है कि उसने भी कभी उसके पैंट उठाए थे। और जब उनके बीच टकरार को लेकर सारी बातें सुलझ जाती है तो मिजुटो सुझाव देता है कि वो एक दूसरे से एक एक डिमांड मांग सकते हैं, पर शर्त यह है कि वो एक दूसरे के सोशल लाइफ को प्रभावित ना करे। और यूमी इस बात से सहमत हो जाती है और इसी के साथ उनकी डील पक्की हो जाती है। और अगले दिन स्कूल से घर लौटते समय यूमी देखती है कि मिजुटो एक लड़की के साथ कैफे में है और वो तुरंत सोच लेती है कि वो दोनों डेट पर हैं। और उसे और भी झटका तब लगता है जब उसे लगता है कि वो लड़की बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसी वो खुद दिखती थी जब वो डेटिंग कर रहे थे। और अगले दिन यूमी अकात्सुकी से इस बारे में उसकी राय पूछती है और वो इसे मिजुटो के लिए एक खास मौका मानती है। और उसी दिन बाद में यूमी को घर में एक्स्ट्रा जूते दिखते हैं और वो मान लेती है कि ये उसी लड़की के हैं जिसे उसने रेस्टोरेंट में मिजुटो के साथ देखा था। और इसीलिए यूमी मिजुटो से कांटेक्ट करती है और उससे एक फेवर मांगती है ताकि वो उस लड़की का सामना कर सके जिसे वो शक करती है कि वो अभी मिजुटो के कमरे में है। और जब यूमी को लगता है कि अब सब साफ है और वो दौड़कर मिजुटो के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है मिजुटो खुद कमरे से बाहर आ जाता है और दोनों के बीच उस लड़की को लेकर बातचीत शुरू होती है जिसे यूमी वहाँ पर मौजूद मान रही होती है। और इस दौरान सवाल उठता है कि क्या मिजुटो का बर्ताव वास्तव में लेचरेस है या फिर उनका घर किसी आत्मा द्वारा हॉन्टेड है। और मिजुटो सोचता है कि ये सारा पैरानॉर्मल इंसिडेंट उसी लड़की के साथ जुड़ा हो सकता है जिसके साथ वो रेस्टोरेंट गया था। और एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वो लड़की दरअसल अकात्सुकी ही थी जो भेस बदली हुई थी और वो मिजुटो से शादी
करना चाहती है ताकि वो यूमी की सिस्टर बन सके। और अकात्सुकी फिर बताती है कि जब वो दोनों सिस्टर बन जाएंगे तो वो यूमी के साथ कितनी सारी पर्सनल चीजें अनुभव करना चाहती है। और इसके बाद अकात्सुकी मिजुटो का पूरा दिन पीछा करती है और यहाँ तक कि उसके घर तक पहुंच जाती है। और बाद में मिजुटो कोगे से कांटेक्ट करता है और उससे सलाह मांगता है। और कोगे मिजुटो को बताता है कि अकात्सुकी को उससे गहरा इन्फैचुएशन है और वो जिन चीजों को दिल से चाहती है उन्हें छोड़ना नहीं चाहती जब तक कि वो उन्हें काबू न कर ले। और वो एग्जाम्पल देता है कि जब अकात्सुकी मिडिल स्कूल में थी तो उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत डिवोटेड थी और आखिरकार उसकी ये इंटेंसिटी उस बॉयफ्रेंड का मूड मार देती है और इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। और कोगे सुझाव देता है कि फिलहाल मिजुटो अकात्सुकी के सामने अपने फैसले पर अड़ा रहे और उसके आगे ना झुके। और बाद में मिजुटो यूमी के कमरे में जाता है ताकि उसे अंडरवियर रखने की सजा दी जा सके और वो सजा है उसके साथ डेट पर जाना। और डेट के दिन यूमी लगातार चिंता करती रहती है कि मिजुटो की असली प्लानिंग क्या है और किसी अजीब वजह से वो खुद को उसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित महसूस करती है। और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये डेट दरअसल कोगे का आइडिया था। और जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है माहौल और इंटेंस हो जाता है क्योंकि मिजुटो को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा होता है जबकि यूमी सच में सोशली ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है। और जब मिजुटो बाथरूम में होता है तो यूमी रास्ता भटक जाती है और जब मिजुटो से कॉल करता है लेकिन यूमी को ये जानकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है और उसे सरकाज़म में चिढ़ा नहीं रहा। और उसे वो पहली डेट याद आ जाती है जब वो खो गई थी और मिजुटो ने उसे ढूंढा था। और प्रेजेंट में आखिरकार मिजुटो से ढूंढ लेता है और इस बार वो उसे चिढ़ाता है जिससे दोनों फिर से अपने पुराने टकरार में उतर जाते हैं और वास्तव में इसे एंजॉय करते हैं। और मिजुटो हैरान होता है कि वो स्टेप सिबलिंग्स बनकर ज्यादा अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं जितना कि वो लवर्स रहते हुए कर पाते थे। और उनकी डेट देखने के बाद अकात्सुकी मिजुटो से माफी मांगती है और वादा करती है कि वो खुद पर काबू रखेगी। लेकिन वो ये भी बताती है कि वो अभी तक यूमी के लिए अपनी ऑब्सेशन छोड़ने को तैयार नहीं है और यूमी अभी भी डेट पर बुलाए जाने को लेकर उलझन में है। और वो इसके बदले में मिजुटो से सजा की मांग करती है और वो उसे एक फोटोशूट के लिए बैठने को कहती है क्योंकि वो अभी भी उसे बहुत अट्रैक्टिव मानती है। और वो उसकी कई सारे फोटोज खींच लेती है। और एक छोटे से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिजुटो और यूमी के बीच फॉर्मल रूप से रिश्ता नहीं था तब एक रात मिजुटो एक किताब पढ़ते हुए अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा होता है और तभी यूमी उससे कहती है कि वो उसकी मदर के लिए मदर्स डे का गिफ्ट खरीदने चले। और यूमी कहती है कि अगर दोनों मिलकर गिफ्ट देंगे तो कम अजीब लगेगा और वो आपस में खर्च को भी बांट सकते हैं। और मिजुटो सोचता है कि खर्च बांटने का ये कारण असल में उसकी असली इंटेंशन है और इसीलिए वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी संडे को शांति से बिताना चाहता है। लेकिन यूमी उसकी इस बात को नजरअंदाज करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में वो पूरी तरह सज धज कर वापस आती है जिससे मिजुटो उसकी तरफ घूरने लगता है और ये उनकी अपनी बनाए गए रूल्स के खिलाफ है। और बाद में वो साथ में ट्रेन में सफर करते हैं और रास्ते में ट्रेन की हिलने की वजह से दोनों के बीच एक अजीब सी पोजीशन बन जाती है। और जब ट्रेन फिर से हिलती है तो वो तय करते हैं कि उस पोजीशन में रहना ही बेहतर होगा। और अब वो शॉपिंग मॉल में किचन की दुकान पर जाते हैं और सामान देखते हैं। और अब वो आखिरकार अपनी मदर के लिए एक बुके ऑफ कार्नेशन खरीदने का फैसला करते हैं। और उस दोपहर यूमी देखती है कि मिजुटो अपनी मॉम के लिए ऑल्टर के सामने ट्रिब्यूट दे रहा है और वो उसे कंफर्ट करती है। और इस बातचीत के बाद वो बात करते हैं कि उनके मॉम डैड शायद बहुत कम समय साथ बिताते हैं जबकि उनकी हाल ही में वेडिंग हुई है। और मिजुटो का मानना है कि उनके मॉम डैड उनकी परवाह करते हुए ऐसा कर रहे हैं। और वही यूमी कहती है कि उसे नहीं लगता कि मिजुटो के अंदर इतनी महान विचार करने की क्षमता है। और फिर वो मिलकर एक प्लानिंग सोचते हैं कि कैसे वो अपने मॉम डैड को एक साथ ज्यादा समय बिताने के लिए इनकरेज कर सके। और वो घर के बाहर समय बिताने की प्लानिंग करते हैं लेकिन ये कहीं नहीं जाता। और अगले दिन लंच के दौरान वो फिर से इस बारे में चर्चा करते हैं और पता चलता है कि मिजुटो ने उनके रहने के लिए एक जगह खोज ली है जो कोगे और अकात्सुकी के घर में है। और मिजुटो ये भी बताता है कि वो दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं और सैटरडे को वो दोनों उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जाते हैं जहाँ अकात्सुकी और कोगे रहते हैं और वहाँ उनका स्वागत होता है। और फिर जब वो अलग होते हैं तो अकात्सुकी और कोगे मिजुटो और यूमी को अपनी पुरानी कहानी बताते हैं। और कोगे एक लूट बात बताता है जो मिजुटो के एक कमेंट का जवाब लगती है लेकिन उसने इसे सीधे मिजुटो की तरफ नहीं कहा। और इसके तुरंत बाद यूमी दीवार पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है और फिर लगातार टेक्स्ट भेजती है। और मिजुटो को थरकी कहते हुए जवाब दिया क्योंकि कोगा ने जो बात कही थी उसके लिए प्रतिशोध था। और फिर मिजुटो ने कोगा को एक स्लीपिंग बैग में बांध दिया और एक पोएम पढ़ना शुरू किया जो कोगा ने तब लिखी थी जब वो अकात्सुकी को डेट कर रहा था अपने फीलिंग्स के बारे में। और ये सुनकर अकात्सुकी दीवार पर मुक्के मारती है और यूमी उसे रोकती है। और इसके बाद वो सभी मिलकर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और शुरुआत में कोगे और अकात्सुकी इस बारे में बहस करते हैं कि कौन सा खाना खाना है। और फिर यूमी और मिजुटो के बीच ड्रिंक को लेकर झगड़ा होता है और वो सोडा फाउंटेन में अवेलेबल चीजों को मिलाकर अपने ड्रिंक्स बनाना तय करते हैं। और ये सब कोगे और अकात्सुकी के आइडिया पर होता है और ये अंत में एक मजाक साबित होता है। और फिर अकात्सुकी मिजुटो के पास आकर उसे स्नगल करती है और उससे उसका टीचर बनने के लिए कहती है। लेकिन मिजुटो सुझाव देता है कि यूमी ही ट्यूटर करे क्योंकि वो उससे बहुत अच्छी टीचर है। हालांकि यूमी को लगता है कि मिजुटो उसकी तारीफ कर रहा था। और फिर मिजुटो कहता है कि उसकी एफर्ट कम होने की वजह से वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाता जिससे यूमी थोड़ी परेशान हो जाती है। और घर पर दोनों अपने अपने तरीके से आने वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं। और अब बाहर आकर मिजुटो उन पजामे की तारीफ करता है जो अकात्सुकी ने यूमी को पहनने के लिए मजबूर किया था। और वो दोनों सोचते हैं कि उनके बीच अभी जो बातचीत हो रही है वो पहली मुलाकात से बहुत मिलती जुलती है। और इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। और अब अकात्सुकी यूमी के पास आती है और पूछती है कि
क्या वो उसके साथ घर चलना चाहती है, लेकिन यूमी मना कर देती है। और तभी अकात्सुकी के दोस्त बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि यूमी के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि वो आने वाले मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल करना चाहती है। और घर पर पढ़ाई करते हुए वो मिडिल स्कूल की एक घटना याद करती है जब उसे मिजुटो ने एक मैथ के टेस्ट में हरा दिया था और उस समय वो एकेडमिक रूप से सबसे अच्छी थी और इसीलिए उसने कड़ी मेहनत की ताकि वो फिर से फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सके। लेकिन ऐसा करने के बावजूद मिजुटो को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे यूमी को अपनी इस अचीवमेंट में खोखलापन और अधूरापन महसूस हुआ। और वो मानती थी कि उसकी और मिजुटो के बीच एक अधूरा मुकाबला था। और लाइब्रेरी में हुई एक मुलाकात में वो उसके ऊपर फॉल इन लव हो गई थी जब वो दोनों मिस्ट्री थीम बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। और बाद में यूमी ने मिजुटो का सामना किया जो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा था, लेकिन उसने दावा किया कि वो आने वाले मिड टर्म्स में उससे फर्स्ट प्लेस छीन लेगा। और इस घोषणा पर यूमी ने कहा कि वो अपना सबसे बेकार परफॉर्मेंस देगा। और अगले दिन यूमी जोर से उबासी लेती है और मिजुटो उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करता है कि वो स्कूल में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखना चाहती है। और यूमी इसे अनदेखा कर देती है और कहती है कि ये उसका लाइफ है और वो अपनी पोजीशन बनाए रखेगी। और पहले दिन के एग्जाम्स के बाद यूमी अपने टेस्ट नंबर्स के बारे में सोचती है, लेकिन उसे चिंता होती है कि शायद मिजुटो ने उससे ज्यादा नंबर हासिल किए होंगे क्योंकि जापानीज लैंग्वेज उसकी अच्छी विषय में से एक है। और फिर यूमी मिजुटो के कमरे में जाती है और उसका टेस्ट पाती है और उस पर सवाल उठाती है कि उसने आखिरी सवाल क्यों जानबूझकर खाली छोड़ा है। और वो उसे उसके लिए खुद को रोकने का आरोप लगाती है। और तभी उनकी मदर बीच में आती है और फादर को बुलाने के लिए चली जाती है ताकि वो इस सिचुएशन को सुलझा सके। और वही मिजुटो अपनी बात पर कायम रहता है और वो कहता है कि उसे मिड टर्म में फर्स्ट प्लेस हासिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और यूमी उसे जो चाहे वैसा सोच सकती है। और मिजुटो के बातों से यूमी इमोशनल होकर रो पड़ती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। ये मानती है कि उसकी और मिजुटो के बीच वाकई ही एक अनरिकवर्ड राइवलरी था। और आखिरकार मिड टर्म रिजल्ट पब्लिक हो जाते हैं और पता चलता है कि मिजुटो ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है जबकि यूमी सेकंड प्लेस पर आई है। और मिजुटो अकात्सुकी और उसके दोस्तों के बीच बातचीत के बाद यूमी समझ पाती है कि असल में क्या उसकी पहचान को डिफाइन करता है। और इस एहसास पर यूमी खुशी के आंसू रोती है और अकात्सुकी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि उसके आंसू शायद दूसरे फीलिंग्स के थे। और इसके बाद यूमी देखती है कि मिजुटो लाइब्रेरी में एक न्यू लड़की से मिल रहा है और वो वही पिकअप लाइन इस्तेमाल करता है जो उसने यूमी के ऊपर इस्तेमाल किया था। और इस लड़की का नाम असाना था और दोनों ने दोस्ती की परिभाषा जैसी कई विषयों पर बात की। और ये पता चलता है कि असाना पहले से ही मिजुटो की दोस्त थी और वही एक लौती पर्सन थी जिससे वो सच में जुड़ा हुआ था। और बाद में दोनों स्कूल के गेट पर यूमी और अकात्सुकी से मिलते हैं और असाना का फॉर्मली परिचय कराते हैं। और जब असाना को यूमी और मिजुटो के रिश्ते के बारे में बताया जाता है तो वो समझ जाती है और घर पर यूमी अपने पुराने और प्रेजेंट के रिश्ते पर सोचती है और मिजुटो के प्रति और भी दयालु और मिलनसार बिहेव करने लगती है। और अगले दिन रात के खाने पर यूमी का बिहेवियर मिजुटो को बहुत हैरान करता है और वो इसे असाना को बताता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो दूर दूर रह रही है, बल्कि वो उससे बात करते हुए परेशान महसूस नहीं करता। और असाना थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मिजुटो को उसकी स्थिति के बारे में सलाह देती है और वो कहती है कि हर किसी के अपने क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन से क्या चाहा या पसंद किया जाता है, जैसे एक तरीके का बेस्ट मॉडल। और मिजुटो इस सलाह को अप्रिशिएट करता है क्योंकि असाना ने दी है। और बाद में अपने कमरे में यूमी इस बारे में खुश होती है कि अब वो मिजुटो के ऊपर से निकल चुकी है और अब वो अच्छा महसूस कर रही है। और फिर मिजुटो उससे मिलता है और एक्सेप्ट करता है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि यूमी हाल ही में उसके प्रति ऐसा बिहेव कर रही है और वो जानना चाहता है कि इसकी वजह क्या है। और तब यूमी एक्सेप्ट करती है कि यह बदलाव असाना की वजह से हुआ है, जिससे मिजुटो को राहत मिलती है। लेकिन जब वो उसके कमरे से बाहर जाने वाला होता है तो वो कहता है कि ये थोड़ा क्रीपी था। और अगले दिन स्कूल में यूमी अकात्सुकी को लेकर असाना से मिलती है और यूमी अपना फॉर्मल परिचय असाना को देती है, जिससे असाना थोड़ी हैरान हो जाती है। और फिर मिजुटो असाना को लेकर यूमी से उनके रिश्ते के गलतफहमी के बारे में बताता है और असाना एक अनक्लियर जवाब देती है जो इस बात को और मजबूत करता है कि वो मिजुटो के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूमी एक लव लेटर मिजुटो के जूते के डिब्बे में छोड़ने में असफल रहती है और पूरे दिन वो सोचती रहती है कि उसे वो कैसे दे। और आखिरकार स्कूल के बाद वो उसे लेटर देती है और सरप्राइजिंगली वो उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर देता है। और फिर असाना को एक धमकी भरा लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कोई उसके सीक्रेट को जानता है और वो उसे रिवील कर देगा अगर वो दिए गए जगह पर नहीं मिलने आती। और जब असाना उस रेस्टोरेंट जाती है तो पता चलता है कि यूमी और अकात्सुकी ही वो लोग थे जो एक टेबल पर बैठे थे। और यूमी असाना से अकात्सुकी के प्रैंक के लिए माफी मांगती है, लेकिन अकात्सुकी फिर भी जोर देती है कि उन्हें असाना का वो राज पता है कि उसे मिजुटो पसंद है, जिसे वो खुलेआम एक्सेप्ट करती है। और इस खुलासे से परेशान होकर यूमी असाना को समझाती है कि अकात्सुकी का मतलब था कि वो जानती है कि असाना को मिजुटो रोमांटिकली पसंद है, ना कि सिर्फ दोस्ती के लिहाज से। और उनका दावा तब साबित होता है जब वो असाना को मिजुटो का सोता हुआ एक वीडियो दिखाते हैं और अकात्सुकी उसके कान में कुछ फुसफुसाती है जिससे वो शर्माती है। और असाना एक्सेप्ट करती है कि मिजुटो उसका पहला क्रश था और उसे आगे बढ़ने के लिए अकात्सुकी और यूमी उसकी मदद करने का ऑफर देते हैं ताकि असाना मिजुटो की गर्लफ्रेंड बन सके। लेकिन असाना मना कर देती है और जोर देती है कि वो सिर्फ मिजुटो के दोस्त थे। हालांकि वो इन सिमिलरिटीज को देखकर असाना मानती है कि उसे मिडिल स्कूल में मिजुटो के ऊपर क्रश था। और यूमी एक मोटिवेशन स्पीच देती है और असाना ये एक्सेप्ट करती है कि वो चाहती है कि मिजुटो से पसंद करे। और ये सब तय हो जाने के बाद वो सभी अगले दिन अपने मिशन शुरू करने की प्लानिंग करते हैं। और उसी दिन अकात्सुकी और यूमी असाना के मिजुटो के साथ बिताए गए समय का इंस्पेक्शन करते हैं
ताकि उसके किसी वीक पॉइंट को ढूंढ सके। और जल्दी ही वो देखते हैं कि असाना एक लेज पर किताब पढ़ रही है और मिजुटो भी चुपचाप अपनी किताब पढ़ रहा है। और जब मिजुटो वहाँ से चला जाता है तो अकात्सुकी नोटिस करती है कि असाना की अंडरवियर दिख रही है। और जब मिजुटो लौटता है तो वो सीरियस होकर असाना को इसके बारे में बताता है और शर्मिंदा होकर असाना बाथरूम चली जाती है और फिर अकात्सुकी और यूमी के साथ फिर मिलती है। और वो सीखती है कि शायद मिजुटो को असाना अपने बॉयफ्रेंड मटेरियल के रूप में नहीं मानती। और अकात्सुकी सोचती है कि उन्हें मिजुटो को उसकी वुमेनली चार्म की कदर करने के लिए कुछ फिजिकल कदम उठाने होंगे। और बाद में असाना लाइब्रेरी लौटती है और उनके दिए गए आइडियाज को फॉलो करती है, लेकिन उसमें नाकामयाब हो जाती है। और बाथरूम में वापस वो सिचुएशन पर चर्चा करते हैं और यूमी सुझाव देती है कि असाना को खुद के प्रति सच्ची रहना चाहिए। और अकात्सुकी भी इस बात पर सहमत होती है, लेकिन कहती है कि उसकी कॉन्फिडेंस की कमी उसके लिए अच्छी नहीं है। और इसीलिए अकात्सुकी सुझाव देती है कि वो असाना को एक मेकओवर दे। और अकात्सुकी से मेकओवर करने के बाद असाना मिजुटो के पास वापस जाती है, लेकिन वो उसकी सारी कोशिशें ठुकरा देता है। और इसके बावजूद असाना मिजुटो से अपने बाल बनवाती है, जो उनके हिसाब से सफल होती है। और बाद में रेस्टोरेंट में असाना को बताया जाता है कि वो मिजुटो से अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन वो हिचकिचाती है। और फिर भी अकात्सुकी उसे एक मोटिवेशन स्पीच देकर मनाती है और यूमी भी अपनी तरफ से एक स्पीच देती है। और बाद में यूमी को अकात्सुकी से पता चलता है कि अगले दिन शाम के 5 बजे असाना स्कूल के पीछे मिजुटो से मिलने वाली है, ताकि वो अपने फीलिंग्स को जाहिर कर सके। और अगले दिन मिलने के तय समय के करीब असाना को अकात्सुकी द्वारा तैयार किया हुआ कुछ लिप ग्लॉस दिया जाता है और अकात्सुकी और यूमी उसे मोटिवेट करते हैं। और तभी मिजुटो आता है और तुरंत कहता है कि उसे समझ आ गया है कि उसे वहाँ क्यों बुलाया गया है। और वो सुझाव देता है कि असाना अपना बात कहे। और तभी असाना अपना फीलिंग कन्फ्यूज करती है। और जबकि मिजुटो कबूल करता है कि भले ही उनके बीच काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन वो असाना का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से ही किसी और में इंटरेस्ट रखता है। और वो इसलिए माफी भी मांगता है। और अंदर ही अंदर यूमी सोचती है कि मिजुटो ने असाना के फीलिंग को क्यों ठुकरा दिया। और अगले दिन बाथरूम में अकात्सुकी और यूमी असाना से पूछते हैं कि वो अब भी मिजुटो के साथ क्यों घूम रही है जब उसने उसे मना कर दिया। और असाना बताती है कि भले ही उसका दिल टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त नहीं रह सकते। और वो कहती है कि वो मिजुटो की बुक कलेक्शन देखना चाहती है, क्योंकि वो अब उसके कमरे में खुद को सुरक्षित महसूस करती है, ये जानते हुए कि वो पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुका है। और यूमी और अकात्सुकी अब भी चाहते हैं कि असाना के कपड़े के स्टाइल को बदला जाए, इस उम्मीद पर कि शायद मिजुटो उस पर कभी रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाए। हालांकि असाना के बड़े बड़े संतरों के कारण हर कपड़ों में असाना कुछ ज्यादा ही खतरनाक लगती है। और इसीलिए अकात्सुकी तय करती है कि असाना को यूमी की तरह कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि वो उसकी कॉपी लगे। और अकात्सुकी ये भी जोर देती है कि यूमी भी अपनी कपड़े बदले। और असाना को एक स्कर्ट पसंद आती है, लेकिन यूमी चिंतित हो जाती है कि कहीं उन्होंने असाना को जरूरत से ज्यादा ही अट्रैक्टिव ना बना दिया हो। और जब वो मिजुटो के कमरे में जाते हैं, असाना उसके बुक कलेक्शन के आकार को देखकर दंग रह जाती है। और यूमी जोर देती है कि वो भी उनके साथ शेपरोन के रूप में रुकेगी। और उनको प्राइवेटली इतने आराम से बातें करते देखकर हैरान होती है। और जब असाना बाथरूम में होती है, यूमी जलन के मारे मिजुटो से कहती है कि वो उसके सॉक्स पहनने में मदद करे, लेकिन जब वो उसके पैरों को छूता है तो वो शर्मा जाती है। और इसीलिए मिजुटो बाद में सोचता है कि अगर वो और यूमी बस दोस्ती रहते, डेटिंग ना करते, तो क्या आज वो उतने ही करीबी होते जैसे कि अब वो असाना के साथ है। और अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करने के बाद यंग मिजुटो और यूमी आखिरकार किस करते हैं। और बाद में मिजुटो यूमी को अपने घर बुलाता है और उसे अपने रूम में ले जाता है, इस इंटेंशन के साथ कि वो साथ में सोएंगे। और यूमी काफी नर्वस थी और मिजुटो भी, लेकिन उसके इंटेंशन वैसे नहीं थे जैसे यूमी ने सोचे थे। और मिजुटो बस यूमी के साथ वो किताब पढ़ना चाहता था जिसमें वो काफी इंटरेस्टेड थी। और जब उन्होंने किताब कंप्लीट कर लिया तो मिजुटो उसे घर छोड़ने गया। और दोनों इस बात को लेकर अफसोस करते हैं कि उन्होंने साथ नहीं सोया, जबकि दोनों इसके लिए तैयार थे। और जब उनके स्कूल का पहला दिन था और 3rd ईयर स्टूडेंट होने के नाते वो दोनों साथ में चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो दोनों सेम क्लास में होंगे। हालांकि मिजुटो का एडमिशन क्लास 3-1 में होता है, जबकि यूमी क्लास 3-3 में चली जाती है। और 5 अप्रैल को 10 के आसपास मिजुटो और यूमी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। और यूमी दुख जताती है कि मिजुटो के बिना क्लास में सब कुछ वैसा नहीं है और उसे अकेलापन महसूस होता है। और मिजुटो से वादा करता है कि वो स्कूल के बाद और छुट्टियों में उसके साथ टाइम बिताएगा। और 9 तारीख को यूमी एक्साइटेड होकर मिजुटो को बताती है कि उसने अपनी क्लास में एक नया दोस्त बनाया है जिसकी इंटरेस्ट उससे मिलती जुलती है। और फिर वो उस दोस्त द्वारा सजेस्ट किया हुआ किताब पढ़ती है और उसे मिजुटो के साथ घर जाते समय डिस्कस करती है। और हालांकि ये पॉजिटिव बात है कि यूमी को एक नया फ्रेंड मिला है, लेकिन वो नया दोस्त मिजुटो के साथ यूमी के पर्सनल टाइम में इंटरफेयर करने लगता है, जिस वजह से मिजुटो थोड़ा बुरा महसूस करता है। और आखिरकार मिजुटो यूमी के साथ लाइब्रेरी में मिलना बंद कर देता है। और जब यूमी उसे पकड़ती है और अपने देर से आने के लिए माफी मांगती है जो उसकी दोस्त की वजह से हुआ था, और घर जाते हुए यूमी ये बात करती है कि उसने मिजुटो का जिक्र अपने दोस्त से किया था, लेकिन मिजुटो शांति से कहता है कि उसे उसके दोस्त के बारे में कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। और घर पर मिजुटो को इस बात का पछतावा होता है कि उसने यूमी से उसके दोस्त को लेकर इतनी कोल्डली बात की। और अगले दिन यूमी अपने दोस्त के साथ की प्लानिंग कैंसिल कर देती है ताकि वो मिजुटो के साथ समय बिता सके। हालांकि जब यूमी लाइब्रेरी पहुंचती है तो वो मिजुटो को किसी और लड़की से बात करते हुए देखती है। और जब उनकी बात खत्म होती है तो यूमी उसके पास जाती है और मिजुटो अपने अगले दिन के बिहेव के लिए माफी मांगता है। और वो ये जाहिर करता है कि वो यूमी को बस अपने लिए रखना चाहता है। और इसके जवाब में यूमी उसे अपनी हिपोक्रेसी के लिए टोकती है और इस बात के लिए भी कि वो उस लड़की से बात कर रहा था जो उसकी सीट पर बैठी थी। हालांकि मिजुटो समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की सिर्फ किसी बुक के लिए सजेशन मांग रही थी, लेकिन
लेकिन यूमी इस बात को पर्सनली ले लेती है, जिससे उनके बीच एक बहस हो जाती है। और अपने घर पर यूमी इस बात पर सोचती है कि मिजुटो के बिहेवियर ने उसे कितना बुरा महसूस कराया। और दूसरी ओर मिजुटो को भी पछतावा होता है कि जिस दिन यूमी उसके लिए चिंतित थी उसने कैसा बिहेव किया। और आखिरकार यूमी और मिजुटो एक बुक स्टोर में टकरा जाते हैं, जहाँ दोनों को एक ही किताब चाहिए होती है। और उस बुक स्टोर में मौजूद लास्ट कॉपी मिजुटो यूमी को दे देता है ताकि वो उसे एंजॉय कर सके। और इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, जहाँ पर मिजुटो यूमी से फॉर्मल रूप से माफी मांगता है और यूमी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और अगस्त के आसपास यूमी मिजुटो को उस महीने में होने वाले फेस्टिवल में इन्वाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी पल में पीछे हट जाती है। और जब वो फेस्टिवल में अकेले जाती है तो वो उस पपी लव को याद करती है जो उसने मिजुटो के लिए महसूस किया था। और 28 अगस्त यानी कि उनकी 1 ईयर एनिवर्सरी वाले दिन यूमी नोटिस करती है कि मिजुटो ने इस बारे में उसे कोई मैसेज नहीं किया और उनके बीच की दूरी और बढ़ने लगती है। और क्रिसमस से लेकर वैलेंटाइन डे तक वो एक दूसरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रहते। और आखिरकार वो दोनों मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन डे पर ब्रेकअप करने का फैसला लेते हैं। और इस ब्रेकअप के कुछ ही समय बाद दोनों को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स आपस में शादी करने वाले हैं और अब वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स बन जाएंगे। और प्रेजेंट में यूमी कहती है कि वो उस किताब को उधार ले रही है जो उन्होंने पहली बार मिजुटो के रूम में साथ पढ़ी थी। और ये बात एक जोरदार बहस का कारण बनती है जो एक देर रात की बारिश और तूफान के दौरान होता है। और यूमी को उसकी मदर से एक टेक्स्ट मिलता है कि वो टाइफून की वजह से देर से घर लौटेगी। और यूमी जवाब देती है कि वो समझती है और वो अपनी मदर की सेफ्टी की विश करती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने कमरे में एक कॉकरोच देखती है और डर के मारे घबरा जाती है और वो सीधा मिजुटो के रूम में घुस जाती है और ये समझाने की कोशिश करती है कि उसके कमरे में क्या घुसा, पर उसे सही शब्द नहीं सूझता। और जब मिजुटो समझ जाता है कि यूमी ने क्या देखा था और सिर्फ उसका नाम सुनते ही यूमी डर के मारे घबरा जाती है। हालांकि वो अपने कमरे में पेस्टिसाइड छिड़क देती है और फिर भी वो मिजुटो के साथ बेड शेयर करती है और दोनों थोड़ी देर तक आपस में बहस करते हैं और फिर सो जाते हैं। और मिजुटो रात को नींद के बीच उठता है और देखता है कि यूमी कितनी करीब है और वो अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर उठती भावनाओं से जूझता है, लेकिन उन्हें भूलने की पूरी कोशिश करता है। और अगले दिन मिजुटो और यूमी फिर से उस कॉकरोच को लेकर बहस करते हैं और तभी उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो बिल्कुल एक मैरिड कपल की तरह लड़ रहे हैं और फिर घोषणा करते हैं कि वो ओबॉन के लिए मिजुटो के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं। और क्योंकि उस एरिया में मस्ती करने के लिए सिर्फ लोकल रिवर में स्विमिंग ही एक ऑप्शन है। और यूनी जोर देती है कि यूमी और मिजुटो दोनों को वहाँ जाने से पहले स्विम सूट खरीदने होंगे। और यूनी जोर देती है कि वो भेस बदल कर ताकि ज्यादा इनकॉग्निटो तरीके से जा सके। और मिजुटो अनिच्छा से इसके लिए राजी हो जाता है। और जब यूमी कुछ स्विम सूट ट्राई करती है तो मिजुटो उस पर यूमी के दबाव में एक सूट पर अपनी राय देता है और ये बात दोनों के बीच एक शर्मनाक सिचुएशन पैदा कर देती है। लेकिन आखिरकार यूमी वही स्विम सूट खरीदने का फैसला करती है और घर लौटते समय मिजुटो और यूमी वही दीवार के पास से गुजरते हैं जहाँ उन्होंने पहली बार किस किया था। और जब वो वहाँ पर खड़े होकर उस जगह को देखते हैं तो हवा यूमी की टोपी उड़ा ले जाती है और मिजुटो जब टोपी पकड़ने की कोशिश करता है तो वो यूमी के चेहरे के बहुत करीब आ जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो उसे फिर से किस करने वाला है। हालांकि यूमी खुद को किस के लिए तैयार कर लेती है, पर मिजुटो उसकी बजाय उसके सर पर हल्का सा झटका मारता है और घर पर यूमी वो किताब लौटाती है जो मिजुटो ने दी थी। और उनके पेरेंट्स ये नोट करते हैं कि दोनों कितने ऑकवर्ड तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई कपल हो। और यूमी अचानक गुस्से में इस बात को इनकार करती है, लेकिन मिजुटो ये अंदर ही अंदर नोट करता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें टीज कर रहे हैं कपल की तरह, जिससे ये साबित होता है कि वो अब उन्हें सिबलिंग्स की तरह ही देखते हैं। और अगले दिन असाना मिजुटो और यूमी से मिलने आती है ताकि वो एक साथ मूवी देख सके। और यूमी को जलन होती है जब वो देखती है कि असाना ने मिजुटो के गोद में लेटकर मूवी देखी। और यूमी इस सिचुएशन को ऐसे देखती है जैसे असाना धीरे धीरे मिजुटो को प्रपोज करने की कोशिश कर रही हो और मिजुटो उसका जवाब हाँ में देने वाला हो। और जब मूवी खत्म होती है तो असाना मिजुटो से मूवी की राय पूछती है और वो जवाब देता है कि मूवी इंटरेस्टिंग थी। और फिर वो अपने राय को और विस्तार से समझाने लगता है और मिजुटो अपनी पसंदीदा पार्ट के बारे में बताता है। और फिर उनकी बातचीत उस बात पर बढ़ जाती है कि कैसे मूवी में जेंडर स्वैप ट्रूप को खुलेआम इस्तेमाल किया। और असाना और मिजुटो के बीच इस उत्साही डिस्कशन को सुनकर यूमी फिर से जेलस महसूस करती है। और इसके बाद मिजुटो यूमी से एक ड्रिंक मांगता है और यूमी उसे अपने मग से ही ड्रिंक सर्व करती है और मिजुटो कैजुअली उस ड्रिंक को पी लेता है। और तभी असाना जिक्र करती है कि मिजुटो को यूमी से एक इनडायरेक्ट किस मिला। और इसके बाद मिजुटो यूमी की गोद में सो जाता है और असाना को उसे किस करने का मन होता है, लेकिन यूमी उसे ऐसा करने से रोकती है। और फिर असाना खुलासा करती है कि वो मिजुटो के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिश्ते आजमाने पर विचार कर रही है, जिसे सुनकर यूमी उसे फटकारती है। और जाने से पहले असाना ये कहती है कि मिजुटो को अपने सिस्टर के गोद में सोना एक ऑब्सेस्ड सिस्टर जैसा है। हालांकि यूमी इस बात से इनकार करती है और जब असाना वहाँ से चली जाती है तो वो मिजुटो को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही अपने आप को रोक लेती है और वो महसूस करती है कि अपने फीलिंग्स को भूल जाना ही बेहतर होगा। और इसके बाद यूमी क्यूरियस होकर यूमी से असाना और मिजुटो के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है और कैजुअली ये भी कहती है कि शायद यूमी को जल्दी ही कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। और दूसरी ओर यूमी एक्सेप्ट करती है कि वो मिजुटो के अलावा किसी और को डेट करने की इमेजिन भी नहीं कर सकती। और सभी मिलकर मियाकी की फैमिली से मिलने जाते हैं, जिसमें मिजुटो की सेकंड कजन मियोटा भी शामिल है। और मियोटा को यूमी और मिजुटो के बीच कुछ अलग सा महसूस होता है और वो बताती है कि मिजुटो बचपन से ही लोगों के करीब आने से बचता रहा है। और बाद में यूमी मिजुटो को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के ऑफिस में पाता है और वो अपने ऑटोबायोग्राफी को पढ़ रहा है, जिसमें उसने अपने प्रिजन ऑफ वॉर के समय और साइबेरियन लड़की एलिजा से मिलने के बारे में लिखा है। और मिजुटो को
को शक होता है कि ये किताब उसके पर्सनों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और इसलिए वो यूमी से कहता है कि वो इसे पढ़े। और ट्रेजिक लव स्टोरी पढ़ने के बाद यूमी धीरे धीरे मिजुटो को समझने लगती है और जब वो मिजुटो के पहले प्यार के बारे में सोचती है तो यूमी समझती है कि वो मियोटा थी और बाद में मियोटा पूछती है कि क्या यूमी मिजुटो से प्यार करती है, लेकिन यूमी इस बात को लेकर अनश्योर होती है और मियोटा महसूस करती है कि यूमी खुद को बार बार बहाने देती है ताकि मिजुटो से प्यार न करना पड़े और वो उनकी मदद करने का फैसला करती है और वो उन्हें अकेले में समय बिताने के लिए ट्रिक करती है। और ऑटोबायोग्राफी पढ़ने और मिजुटो के परिवार से मिलने के बाद यूमी जानती है कि वो सेल्फिश रही है और जब वो रोती है तो मिजुटो से कंफर्ट करता है और वो मियोटा के बारे में पूछती है, लेकिन मिजुटो इनकार करता है कि उसने कभी मियोटा से प्यार नहीं किया और उसकी इस गलती पर मिजुटो से चिढ़ाता है जिससे वो हंस पड़ती है। और मिजुटो जाते हुए दोहराता है कि उसका पहला प्यार मुस्कुराना बहुत पसंद करता था और यूमी इस बात को सुनकर ब्लश कर जाती है कि शायद वो वास्तव में मिजुटो का पहला प्यार थी। और अब सभी लोग एक फायरवर्क्स फेस्टिवल में शामिल होते हैं और मिजुटो यूमी की फोन से फोटोज क्लिक करता है और कुछ तरह से पहले ही उसका पासवर्ड जान चुका होता है। और फायरवर्क्स के दौरान मिजुटो अचानक गायब हो जाता है और मियोटा बताती है कि मिजुटो हर साल ही अकेले फायरवर्क्स देखने जाता है और स्टेप सिस्टर के बाद उसने जो भी कुछ जाना है उसे जोड़ते हुए यूमी को एहसास होता है कि वो कभी असली मिजुटो को नहीं जान पाई थी। और मिजुटो सोचता है कि किताबें एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे कोई इमोशन महसूस कराती थी जब तक कि वो यूमी से नहीं मिला। और फिर यूमी उसे श्राइन पर पाती है और अपना फोन दिखाती है जिसका पासवर्ड उनकी पहली किस की तारीख होती है। और जब वो पूछती है कि उसने उसे डेट करने का फैसला क्यों किया तो मिजुटो सच को एक्सेप्ट करता है और यूमी उसे किस करती है और कसम खाती है कि वो उसे फिर से अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। और किसी तरह मियोका इस बात से बहुत खुश होती है कि यूमी ने पहला कदम बढ़ाया। और घर लौटने और स्कूल जाने पर मिजुटो पाता है कि असुना और कोकारे उसके सबसे अच्छे दोस्त बनने की होड़ में हैं। और यूमी और मिजुटो दोनों अलग अलग ये सोचते हैं कि उन्हें अपने पुराने रिलेशनशिप को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि अभी के लिए स्टेप सिबलिंग्स बने रहना भी ठीक है। और इसी के साथ ये एनिमे खत्म हो जाता है। और गाइस, मैंने रिसेंटली बहुत सारे मानबास पढ़े हैं और मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी एक्सप्लेन करूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं उसमें मांगा मानबास एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपको दिलचस्पी है तो जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।